हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधन यानी रिसोर्स। तो आज के इस टॉपिक में ये आर्थिक भूगोल का टॉपिक है और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं रिसोर्स, मानवीय आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति करते हैं रिसोर्स, और रिसोर्स की संकल्पना पढ़ेंगे और संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। यानी संसाधनों की संकल्पना, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज के इस टॉपिक में पढ़ाई करेंगे। तो अपन बात करते हैं जिमरमैन, संसाधन किसे कहते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रकृति में मिलने वाले सभी तत्व संसाधन होते हैं? क्या सभी तत्व संसाधन होते हैं? नहीं, सभी तत्व संसाधन नहीं होते। संसाधन सिर्फ प्रकृति में मिलने वाले वह होते हैं, प्रकृति में मिलने वाले वह तत्व संसाधन होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी प्रकृति में मिलने वाले साधन या तत्व तभी संसाधन बनते हैं जब मानव उसको अपने लिए यूजफुल समझता है, ठीक है, उसे ही संसाधन कहा जाता है। तो जिमरमैन के अनुसार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन शब्द किसी वस्तु या पदार्थ को प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि इसके स्थान पर यह एक ऐसी क्रिया को प्रस्तुत करता है जो किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा संपन्न होती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संसाधन जो भी है वो किसी वस्तु या पदार्थ को प्रस्तुत नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है कि इसके स्थान पर एक उसकी क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। वो किस तरीके से संपन्न हो रहे हैं, उस तत्व के साथ किस तरीके से संपन्न हो रहे हैं, इस चीज को संसाधन प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन हमने पता कर लिया कि जो भी प्राकृतिक तत्व है मानव की आवश्यकताओं की अगर वो पूर्ति कर देते हैं तो वो संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन प्रकृति में मौजूद सभी तत्व वर्तमान समय में संसाधन तो नहीं है, लेकिन क्या है, भविष्य में मानव अपनी कौशलता, कार्यकुशलता, तकनीकी बदलाव, इनके माध्यम से क्या कर सकता है कि उनको संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि संसाधन होते नहीं है, इंसान खुद अपनी आवश्यकताओं को लेकर उन्हें क्या करता है, बनाता है। जैसे जल की बात करते हैं कि अगर वो नदियों में प्रवाहित हो रहा है जल, अगर आप उसको सिंचाई में यूज नहीं कर रहे हो या बिजली उत्पन्न नहीं कर रहे हो तो वो एक संसाधन नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने उससे बिजली उत्पन्न करी, सिंचाई में करी, यूज करा, तो वो क्या हो गए, संसाधन बन गए, यानी जल संसाधन बन गया। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, तो उसमें है संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी संसाधन है वो स्थिर नहीं है, उनके परिवर्तन बदलते रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं बदलती रहती है, वो मानव के लिए अलग अलग ढंग से यूज आते हैं। तो कुछ संसाधन होते हुए भी अभी मानवीय उपयोग के योग्य नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में आने वाले टाइम में ऐसा हो कि मानवीय आवश्यकताओं की वो पूर्ति करते हो। यानी अभी तो वर्तमान समय में मान लो अपन को दिखाई तो नहीं दे रहे वो, लेकिन हो सकता है अगले टाइम मानव की तकनीकी विकास, कार्यकुशलता में इतनी वृद्धि हो जाए कि वो हमें रिसोर्स के रूप में निकल कर आए, यानी हमें संसाधन के रूप में मिले जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। संसाधन मानव के कौशल और ज्ञान में वृद्धि करते हैं, वृद्धि के साथ साथ बदलते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। यानी संसाधन कार्य के अनुसार उसकी व्यवस्था बदलती है। जैसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वही संसाधन कहलाते हैं। लेकिन जो पेट्रोलियम है, गैस संसाधन है, कोयला संसाधन है, जब तक धरती के नीचे हैं तब तक वो केवल और केवल हमारे लिए तत्व है। लेकिन जब उनका दोहन कर लिया जाता है, मानव अपनी यूज के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, तो उसे कहते हैं हम, तो वो क्या कहलाता है, संसाधन। तब बनता है वो संसाधन। लेकिन जमीन के अंदर है तो नहीं है वो संसाधन, उस समय वो क्या है, तत्व। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। यानी मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहा है, वो उसकी जीवन से जुड़ी हुई कुछ आवश्यकताओं को पूरी करता है, और पूरी करने के लिए वो प्राकृतिक तत्वों के पास जाता है और उनमें से कुछ तत्व छांट के लाता है जो उसके लिए यूजफुल हो, तो वो क्या हो जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। तो रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। और मानव ने प्रकृति से प्राप्त साधनों का उपयोग करके उन्हें संसाधन बनाया है।
पहले के मानव में और अभी के मानव में बहुत अंतर है। पहले का मानव सब चीजों से अनभिज्ञ था, उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने रहने का स्तर उसका बदलता गया तो उसने नए नए संसाधनों का भी निर्माण कर दिया, और इन संसाधनों का निर्माण कर दिया, लेकिन इसका ज्यादा उपयोग भी खतरनाक है। जैसे अगर मनुष्य प्रकृति के प्राप्त साधनों का संतुलित मात्रा में उपयोग करता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का असंतुलित मात्रा में उपयोग करता है तो प्रकृति इसके जरिए अपना रोष भी प्रकट करती है। क्योंकि जहां जहां पर ये चीज दिखाई देने लगी है कि मनुष्य ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, तो प्रकृति ने भी उसका रिप्लाई अच्छे ढंग से दिया है। जैसे आप देख सकते हो अमेजन फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के जंगल, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन, संसाधनों, प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी चीज अगर है तो उसके आगे बैरियर होगा ही होगा, जिसको मतलब वो बाधा आएगी आएगी। तो प्रकृति में बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन साथ ही उनके साथ प्रतिरोध भी होते हैं। वो संसाधन हमें आसानी से नहीं मिलते हैं, उनके साथ साथ क्या होते हैं, प्रतिरोध भी होते हैं। तो प्रतिरोध जैसे बंजर भूमि, बाढ़, बीमारियां, भूकंप, तूफान, प्राकृतिक आपदाएं, ये सारे क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में प्रतिरोध हो जाते हैं। अब अगर सामाजिक संसाधन की बात करते हैं तो उसमें उस सामाजिक संसाधन में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, तो एक महत्वपूर्ण संसाधन हो जाएगा। लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति है, अगर अशिक्षित व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, अज्ञानता लाएगा। यानी अज्ञानी व्यक्ति तो अज्ञानता लाएगा, और साथ में क्या करेगा कि ये जो पढ़ा लिखा या शिक्षित व्यक्ति है इसके मार्ग में भी प्रतिरोध पैदा करेगा। तो ऐसे प्रतिरोध संसाधनों में भी ऐसे प्रतिरोध मिलते हैं। तो वो क्या करता है, सामाजिक संसाधन में रोड़ा बन जाता है। एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना, यानी किस तरीके से संसाधनों का संरक्षण किया जाए। अपन ने इस वाले टॉपिक में क्या पढ़ा है कि संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। अर्थात मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों को बनाता है, क्योंकि प्रकृति हमें ये संसाधन नहीं देती है। मानव अपनी बुद्धि से, जैसे हमने संभववाद की विचारधारा में पढ़ा है कि मानव सब संभव कर सकता है, ठीक है, लेकिन मानव अपनी तकनीकी कौशल से सब संभव कर सकता है, लेकिन उसको प्रकृति को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। अब बात संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना में अपन देखते हैं कि संसाधनों का जो सतत विकास करना ही संसाधनों के संरक्षण करना है। यानी संसाधनों का इस तरीके से यूज किया जाए जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन छोड़ सके। यानी आप उन संसाधनों का उपयोग करो, आपको कोई मनाही नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए भी उस संसाधन को आप छोड़ो। अर्थात संसाधनों का उपयोग उतना ही करो जितना आप भविष्य में उपलब्ध रह सकते हैं, या भविष्य में वापस लौटा सकते हो, या वो संसाधन इतने ही यूज में लो जितने भविष्य में आगे भी उपलब्ध रह सके। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करना, उपयोग करना ही क्या है, संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना। अब बात करते हैं कि जो संसाधन होते हैं वो सारे संसाधन प्रकृति में जैसे ही संसाधनों की उपलब्धता में और इन सब में वृद्धि होती है, वो संसाधनों की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। संसाधन, प्रकृति स्वरूप, उपलब्धता, आर्थिक महत्व, इन सभी के उपयोग के अनुसार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के वर्गीकरण में अपन देखेंगे कि उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। तो पहला अपन देखते हैं उपयोग की सततता के आधार पर वर्गीकरण। तो उपयोग की सततता के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इसे, नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन और चक्रीय संसाधन। ये क्या है, उपयोग की सततता के आधार पर डिवाइडेशन किया गया है इसका। अब नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, वह संसाधन जिन संसाधनों में वृद्धि एवं पुनरुत्पादन की क्षमता को, जिन संसाधनों में वृद्धि एवं पुनरुत्पादन की क्षमता को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, उन संसाधनों को कहा जाता है नवीनकरण संसाधन। यानी उनमें वृद्धि भी की जा सकती है, पुनरुत्पादन भी संभव है, यानी वो खत्म नहीं हुए। उन संसाधनों को अपन क्या कह रहे हैं, नवीनीकरण संसाधन। जैसे अगर अपन बात करते हैं इसमें, तो एक तो वन क्षेत्र है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है,
और मृदा है, ये सारे क्या है, नवीनीकरण संसाधन है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसका पुनरुत्पादन भी संभव है। तो वे सारे संसाधन कैसे कहलाते हैं, नवीनीकरण संसाधन। दूसरा है अनवीनीकरण संसाधन, यानी ऐसे संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन में ऐसे संसाधन जो अगर एक बार समाप्त हो गए ना तो हमें वापस से नहीं मिल पाएंगे, वो पुनः उनको वापस प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। तो यानी ऐसी चीजें जो पृथ्वी से एक बार लुप्त हो गई ना तो बस वो लुप्त हो गई, मानव फिर से उसे निर्मित नहीं कर सकता है। तो ऐसे संसाधन अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तांबा है, यूरेनियम है, बॉक्साइट है, पेट्रोलियम है, सोना, चांदी, ये सारे संसाधन है। अगर एक बार खत्म हो गए, इनके हर चीज खत्म हो गई, इनके सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो ये हमें दोबारा नहीं मिल सकते। तो ऐसे संसाधन अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। और अजैविक जो संसाधन होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सारे संसाधन भी अनवीनीकरण संसाधन है, क्योंकि इन्हें भी दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर ये खत्म हो गए तो। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनका आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, यानी बार बार आप उसको उपयोगी बना सकते हो। जैसे अगर अपन बात करते हैं तो आयरन, लोहा ऐसा तत्व है जिसे बार बार यूज में लिया जा सकता है। जल को भी बार बार यूज में लिया जा सकता है। यानी चक्रीय संसाधन में वे संसाधन आते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गीकरण किया गया है। जैविक तत्व होते हैं जो जीव जंतु वगैरह, और अजैविक तत्व जो कि जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे अजैविक तत्व। अब उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर हमारे तीन मुख्य उद्देश्य हो जाते हैं इसके अंदर। पहला है ऊर्जा संसाधन, यानी एनर्जी कैसे मिलेगी, उन संसाधनों के रूप में अपन देखते हैं कि वो जैसे पेट्रोलियम, कोयला है, जल विद्युत है, ये सारे संसाधन है ऊर्जा संसाधन। कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। अब बात करते हैं ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन में भी दो तरीके के साधन होते हैं, एक तो जो समाप्त हो सकते हैं और एक नहीं समाप्त होने वाले बचे रहेंगे वो। तो अगर अपन समाप्त होने वाले संसाधन की बात करें तो लकड़ी है, कोयला है, खनिज तेल है, जिनका अगर ज़्यादा दोहन किया गया तो ये समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन जो समाप्त नहीं होंगे वो संसाधन, जिनका अपन बहुत ज़्यादा यूज भी कर सकते हैं। जैसे जलवायु, जल का है, वायु का है। ऊर्जा संसाधनों में जल संसाधन है, इन सब का उपयोग अपन दोबारा भी कर सकते हैं, समाप्त नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात करते हैं, क्योंकि आपको लगता है सौर ऊर्जा समाप्त हो सकती है, वायु समाप्त हो सकती है। तो नेक्स्ट है कच्चा माल। तो कच्चे माल की अगर अपन बात करते हैं तो कच्चा माल हमें तीन रूपों में मिलता है, एक तो खनिज, एक वनस्पति, एक पशु या जीव जंतुओं के रूप में। तो खनिज संसाधन हमें कच्चे माल के रूप में मिलते हैं। फिर वो जाते हैं, जैसे लोहा, आपको क्या लगता है लोहा जो है, लोहा इस्पात के रूप में मिलता है, आयरन स्टील के रूप में मिलता है? नहीं मिलता। पहले मिलता है लोहा यस्क, यानी उसमें बहुत सारी कच्ची धातुएं मिली होती है, फिर उसका शोधन किया जाता है, फिर उसके बाद हमें एक लोहे का पूरा रूप प्राप्त होता है, जिससे हम अपने यहाँ पर आसपास के जितने भी सामान वगैरह बने हुए देखते हैं लोहे से निर्मित। फिर बात करते हैं पशु व जीव जंतु, ये भी हमारे कच्चे माल के रूप में ही, इन्हीं से हमें कच्चा माल भी मिलता है। उसके बाद वनस्पति की बात करें तो वनस्पति भी दो तरीके की होती है, एक तो प्राकृतिक वनस्पति, एक कृषिगत वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से मतलब ये है कि जो प्रकृति में प्राप्त है, यानी आप जंगल बोल सकते हो, और एक कृषिगत है यानी मनुष्य कृषि कर रहा है, उससे प्राप्त जो वनस्पति है वो कच्चा माल है। जैसे अगर अपन बात करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास होता है, और कपास मनुष्य उगाता है, ना कि वो आपको स्वतंत्र रूप से प्रकृति में मिलती है।